नमस्कार, मैं रजनीश आनंद। आप देख रहे हैं प्रभात खबर। विगत कुछ वर्षों से हम क्लाइमेट चेंज, हीट वेव और नेट जीरो उत्सर्जन की बातें सुन रहे हैं। आम आदमी इन बातों को सुनता है, लेकिन वो समझ नहीं पाता कि आखिर इन बातों का उनके जीवन से क्या ताल्लुक है और इसके मायने क्या है। आज पर्यावरण दिवस के अवसर पर हमारे साथ पर्यावरणविद सीमा जावेद हैं, जो पर्यावरण के क्षेत्र में लगातार काम कर रही हैं और इस मामले की जानकार हैं। तो हम उनसे समझने की कोशिश करेंगे कि आखिर क्लाइमेट चेंज का आम आदमी के जीवन पर क्या प्रभाव पड़ता है। सीमा जावेद जी, आपका स्वागत है हमारे कार्यक्रम में। नमस्कार। नमस्कार आप सभी को, जो लोग ये वीडियो देख रहे हैं उन सबको मेरी ओर से नमस्कार और विश्व पर्यावरण दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। मैं आपको ये बात पे मौजू पे आने के पहले एक बात बताना चाहूंगी कि वर्ष 1972 में 5 जून आज ही के दिन स्टॉकहोम में संयुक्त राष्ट्र की पहली मानव एवं पर्यावरण के बीच के सह संबंधों पे एक कॉन्फ्रेंस हुई थी, जिसकी आज 50वीं वर्षगांठ है। आज से 50 साल पहले हुई थी। और यहीं से बात, जो जलवायु परिवर्तन की हम लोग बात कर रहे हैं, जो बातें हो रही हैं, उनकी यहीं से शुरुआत शुरू हुई। ये जब बातचीत शुरू हुई तब पहली बार दुनिया भर के देशों ने इस बात को स्वीकार किया कि हाँ, इंसान ने वातावरण को बहुत ज्यादा प्रदूषित कर दिया है, जिसमें जल भी है, वायु भी है और तमाम सी चीजें प्रकृति की शामिल हैं। और ग्रीन हाउस गैसों का उत्सर्जन ज्यादा कर रहा है हम अपने आर्थिक विकास के लिए। और इस मीटिंग ने एक संवाद स्थापित किया विकसित देशों और विकासशील देशों के बीच, क्योंकि उस समय पे विकसित देश बहुत ज्यादा उत्सर्जन कर रहे थे। उनकी एक ऐतिहासिक रिस्पॉन्सिबिलिटी थी कि उन्होंने वातावरण को प्रदूषित किया, जबकि विकासशील देश जो थे, जो आज भी सच है, उनके मुकाबले एकदम कम उत्सर्जन कर रहे थे या नहीं के बराबर कर रहे थे। तो यहीं से संयुक्त राष्ट्र के पर्यावरण कार्यक्रम UNEP, यूनाइटेड नेशंस एनवायरनमेंट प्रोजेक्ट की शुरुआत शुरू हुई और इस हिसाब से ये आज का दिन महत्वपूर्ण है। अब बात करें, जैसे आपको बताया हमारी साथी ने, कि बात हो रही है एक्सट्रीम हीट की। तो हमने पिछले 120 सवा सौ सालों में आर्थिक विकास की दौड़ में, क्योंकि हमारा आर्थिक विकास टिकाऊ नहीं रहा, वो बहुत ज्यादा कार्बन डाइऑक्साइड और ग्रीन गैसों के उत्सर्जन पर निर्भर रहा। तो इस दौड़ में हमने वातावरण की एकदम परवाह नहीं की और इतना ग्रीन हाउस गैसें उत्सर्जित कर दी कि आज हमारी पृथ्वी का औसत तापमान औद्योगिक काल के पूर्व पृथ्वी के औसत तापमान से 1.1 डिग्री ज्यादा है। हम ज्यादा धरती गर्म हो गई है। और अगर इतनी ज्यादा ये धरती गर्म हुई तो आप सब लोग बहुत जमाने से सुनते आ रहे होंगे पेरिस एग्रीमेंट की बात, कि 1.5 डिग्री से ज्यादा धरती को गर्म नहीं करना है। यानी हम 1.5 डिग्री से ज्यादा धरती को ना गर्म करने का वायदा कर रहे हैं और आज 1.1 डिग्री तो हो गई, तो बचा क्या? खाली 0.4 डिग्री। अब जब 0.4 डिग्री हो गई है तो ऐसे में इस साल के शुरुआत में, मतलब एक तरह से एक के बाद एक जैसे रिपोर्टों की बौछार हुई, जिन्होंने ये बताया कि ग्रीन हाउस गैसों का उत्सर्जन वातावरण में इतना ज्यादा हो चुका है कि अब दुनिया जो है पूरी एक तरह से हीट वेव की लहर में है। और इस हीट वेव की लहर को जलवायु परिवर्तन की वजह से ये इतनी जल्दी जल्दी आने लगी है और ज्यादा देर तक रुक रही है। यानी हीट वेव अगर भारत में देखें तो मार्च अप्रैल में असहनीय तापमान हो गया। मार्च अप्रैल से ही शुरू हो गई गर्मी। तो इसको एक रिपोर्ट आई, वर्ल्ड एट्रीब्यूशन रिपोर्ट, जिसने कहा कि 30% धरती के गर्म होने की वजह से, जलवायु परिवर्तन से, ग्लोबल वार्मिंग की वजह से 30% ऐसी संभावना बढ़ गई है कि ऐसी ताप लहर या हीट वेव्स जो हैं वो और फ्रीक्वेंटली 30% ज्यादा फ्रीक्वेंटली आएंगी। यानी इसमें होता क्या है ना मैम, जैसे कि
हाँ जी, मैं ये कहना चाह रही थी कि लोग सुनते हैं, पढ़ते हैं कि ऐसी रिपोर्ट आई है, हीट वेव बढ़ रहा है, लेकिन लोग ये नहीं समझ पा रहे हैं कि वो क्या ना करें। वो कोई रिपोर्ट आया, उसको पढ़ लिए, फिर भूल जाते हैं। तो मैं आपसे आम लोगों को समझाने के लिए ये समझना चाह रही हूँ कि किस तरह से आम लोगों की इसमें भागीदारी हो सकती है कि हीट वेव ना हो, या क्लाइमेट चेंज से किस तरह से आम आदमी अपने को जुड़ाव महसूस करे। इसमें बहुत सारी बातें हैं जो हमारे आपके लिए हैं। सबसे पहले हम इसमें कहेंगे कि हम किसको, जब जिम्मेदारियों की बात करें तो किसको जिम्मेदार ठहराएं। एक लग्जरी कार से होने वाले एमिशन और एक गरीब के चूल्हे पे पकती हुई रोटी के बीच में कोई तालमेल नहीं। उस गरीब की रोटी से कोई ऐसा उत्सर्जन नहीं हो रहा है जो वो 2 लकड़ी जला के अपने 2 रोटी बना रहा है, मगर लग्जरी कार से, जिसमें एसी भी चल रहा है, पेट्रोल डीजल भी जल रहा है, उससे बहुत ज्यादा उत्सर्जन हो रहा है। तो हम दोनों चीजों की तुलना नहीं कर सकते, ये असमानता है। तो पहली तो बात, हर इंसान को इस बात की समझ होनी चाहिए और ये बात माननी चाहिए कि गरीब की चूल्हा जलने से, रोटी पकने से लकड़ी पे कोई ऐसी बात नहीं हो रही है। इसी तरह से एक गरीब की रोटी पकने में और एक बिजली संयंत्र के कोयला जलाने से होने वाले उत्सर्जन के, अगर वो मानकों की अनदेखी करके मानकों के अनुरूप नहीं चल रहा है और जो उत्सर्जन कर रहा है, उन दोनों का कोई मुकाबला नहीं है। ये ऐसी ही बात हुई जैसे एक छोटा और मझोला किसान अगर पराली जलाता है तो उसकी मजबूरी है, क्योंकि वो इतना ज्यादा जो लेबर इंटेंसिव काम है उसको खोदना वो अफोर्ड नहीं कर सकता, मगर वो कितना जला लेगा। मगर एक बिजली घर अगर कोयला जलाता है तो आपको पता है वो टनों और मनों 1-1 घंटे में जलता है। तो उन दोनों के बीच एक तुलना नहीं हो सकती। इस बात को समझने के बाद हमें दूसरी बात ये समझनी पड़ेगी कि हर चीज सरकार नहीं कर सकती, कुछ हमारे भी हाथ में। चॉइसेस जो हैं, यानी हम क्या कैसे अपनी जीवन शैली चुनते हैं, ये सर्वथा एकदम 100% हमारे अपने हाथ में होता है कि हम क्या जीवन शैली चुने, किस रास्ते पे हम चलना पसंद करते हैं। क्या हम हर वक्त एसी ही चलाना पसंद करते हैं, क्या हम उससे और उपाय सोचते हैं कि चारों तरफ पेड़ लगा लें, पेड़ से होके जो हवा आती है वो थोड़ी ठंडी हो जाती है, एक कूलिंग इफेक्ट होता है। जैसे ही एक हवा जो है अगर किसी भी टनल में होके आती है, यानी एक सुरंग जैसी अगर कर दें, आप अपनी खिड़की के सामने 4 पेड़ लाइन से लगा दें और एक सुरंग ऐसी बन जाए, उसमें होके पास होगी तो वो ऑटोमेटिकली ठंडी हो जाएगी। ऐसे बहुत सी चॉइसेस हैं इंसान के पास जो वो कर सकता है, अपना सकता है। इससे निपटने के लिए, हर चीज के लिए सरकार मतलब इतना हद आ गया कि अब गवर्नमेंट ने ये डिसाइड किया कि हमारे एसी जो हैं उनकी मिनिमम कूलिंग कैपेसिटी या टेम्परेचर जो होगा वो 24 डिग्री होगा। अब नए जितने एसी बन रहे हैं वो 24 डिग्री से नीचे नहीं जाएंगे ताकि ग्रीन हाउस गैसों का उत्सर्जन अत्यधिक ना करें। ये बताता है कि इंसान जो है इतना स्वार्थ भोगी हो गया है, इतना स्वार्थी हो गया है कि वो एकदम चलाने के मतलब अगर घर में एसी है तो हम कहीं तक भी चले जाएंगे टेम्परेचर। अरे नॉर्मल टेम्परेचर 27 डिग्री होता है जो सामान्य रूप से आपको चाहिए। अगर वातावरण का 40 डिग्री टेम्परेचर है तो आप 27 ना करके 26 तक कर लीजिए, 25 कर लीजिए। इसका मतलब लोग 24 के नीचे जाते हैं कि ये पाबंदी लगानी पड़ी कि अब नए एसी 24 के नीचे कूल नहीं करे। 16-17 में भी चलाते हैं लोग एसी, मैंने तो देखा है कई जगह पर 16-17 पर भी तो लोग ये एसी अपनी चलाते हैं। चॉइस है। इसी तरह से हम जो बिजनेस है, कहते हैं बिजनेस, उद्योग सबसे ज्यादा प्रदूषित करते हैं। उद्योग में भी ऐसा नहीं है, और ये बहुत मिसकंसेप्ट है। भारतीय उद्योग सबसे ज्यादा सामने आ रहे हैं डिकार्बनाइजेशन के रास्ते पे चलने के लिए। जो छोटे और मंझोले उद्योग हैं उनको भी हम रास्ता दिखा सकते हैं। अब इसमें भी हम क्या चीज खरीदते हैं, क्या हम खरीद रहे हैं, क्या उसके कार्बन फुटप्रिंट क्या है, हम कभी सोचने की कोशिश करते हैं?
और ये बात एकदम साफ तौर पे प्लास्टिक के उपयोग से भी जुड़ी हुई है। हम प्लास्टिक का उपयोग करते वक्त कभी ये नहीं सोचते कि ये कहाँ जा रहा है कचरा, क्या होगा इसका। इसका कम से कम जरूरत भर का उपयोग करें, जहां तक हो सके इसे रिसाइकिल करें, अत्यधिक इस्तेमाल ना करें। इन सब बातों से हम लापरवाह हैं। तो यानी हम जो अपनी जीवन में चॉइसेस, जो हमारी इच्छा शक्ति है, उसमें हम इतने स्वार्थी हो गए हैं कि हम एकदम पर्यावरण या प्रकृति की तरफ देखते ही नहीं, जिसका नतीजा ये हो रहा है। ये तो आम लोगों की बातें हुई मैम, जैसे कि गवर्नमेंट अभी सौर ऊर्जा को और मतलब 2070 तक नेट जीरो उत्सर्जन की बातें हैं। तो आपको क्या लगता है कि भविष्य में हम लोग कितना इस पर क्लाइमेट चेंज को रोक पाएंगे? कैसा आपको लग रहा है कि भविष्य कैसा है जो काम हो रहा है उसको? देखिए, अब जो वक्त आ गया है उसमें एक बात तय है कि या तो रोक लेंगे वरना दुनिया नहीं बचेगी। अब बात ये नहीं हुई कि किसकी ऐतिहासिक जिम्मेदारी है। विकसित और विकासशील देशों के बीच की रस्साकशी भी नहीं रह गई। अब हर देश ये कह रहा है कि हाँ हमें करना ही है, क्योंकि भुगतने वाले तो हम ही लोग हैं ना, इंसान ही हैं। आपको हम एक एग्जाम्पल दें, कल क्या होगा ये तो कोई भी नहीं जानता। मतलब त्रिकालदर्शी कहते हैं, कोई नहीं होता। पीछे देख सकते हैं, भूत देख सकते हैं, प्रेजेंट वर्तमान देख सकते हैं, भविष्य कोई नहीं देख सकता। फिर भी भविष्य हम उदाहरण से समझते हैं। तो प्लियोसीन युग में जो प्रकृति थी उसमें ऐसे ही ग्रीन हाउस गैसों का उत्सर्जन ज्यादा हुआ, और उस वक्त एक प्रजाति जो थी डायनासोर, उसका पूरा विनाश हो गया, वो इस धरती से चली गई। ठीक वैसे ही जो उत्सर्जन है और जब वैसे ही माहौल जो है, वैसे ही ग्रीन हाउस गैसों का उत्सर्जन आज भी हो रहा है। खाली बात इतनी है कि आज जो प्रजाति नष्ट होने के कगार पे है वो स्वयं मानव है। और उस वक्त प्लियोसीन युग में जो उत्सर्जन हुआ था वो प्राकृतिक था, वो किसी स्पेशीज ने, किसी भी जानवर या इंसान ने नहीं किया था। इंसान तो खैर थे ही नहीं उस वक्त, बट किसी भी जानवर ने कुछ ऐसा नहीं किया था जिसकी वजह से हुआ, उसके कारण एकदम प्राकृतिक थे। आज जो भी माहौल है और जो स्थिति है उसके लिए इंसान खुद ही जिम्मेदार है, यानी हमने अपनी तबाही के लिए खुद अपना सामान बंदोबस्त किया है। ऐसे में अगर 2030 या 2070 तक, 2070 तक हम अपने कार्बन फुटप्रिंट को जीरो पे नहीं लाते तो हम कहाँ रह जाएंगे। ये जो भयंकर हीट वेव है, ये एक भारत के बड़े भूतल को रहने के लिए अनुपयोगी बना देगी। केवल ये एक असर है कि हीट वेव। दूसरा, समुद्र का जो क्षारीयकरण है या एसिडिफिकेशन ऑफ ओशंस जिसे कह रहे हैं, वो ऐसा असर है जिसके से समुद्र में जो रहने वाली प्रजातियां हैं वो नष्ट हो रही हैं। और उनकी खासतौर से क्रस्टेशियन प्रजातियां, जिनके कवचधारी प्रजातियां जो होती हैं, वो अपने कवच उनके मजबूत नहीं बन पा रहे, उनके शेल्स नहीं बच पा रहे हैं। अगर आप देखें तो एक जमाने में ऐसा था, समुद्र पे जाओ तो कितनी सीपियां मिल जाती थी। अब किसी भी बीच पे आप जाइए, किसी भी समुद्र तट पे आप जाइए, आपको शेल का नामो निशान नहीं मिलता है, क्योंकि बची नहीं। उनका उनके जीवन पे खतरा मंडरा रहा है। इतना ही नहीं, कोरल रीफ यानी मूंगे की जो चट्टानें हैं उसके अंदर जो रहने वाले जीव हैं, इन मूंगे की चट्टानों में सबसे बड़ी जो है ऑस्ट्रेलिया की है, ग्रेट बैरियर रीफ कहलाती है। उसके एसिडिफिकेशन का खतरा हो रहा है। बेइंतहा यूएन ने ये बात कही है कि वो बहुत ज्यादा एसिडिफाई हो रही है, यानी उसकी ब्लीचिंग हो रही है, वो सफेद हुई जा रही है। वो सफेद होगी, उसका रंग निकल रहा है, इसका मतलब उसके अंदर के जीव जंतु मर रहे हैं जी। तो समुद्र में जीवन नष्ट हो रहा है, धरती पे जीवन नष्ट हो रहा है, बचा क्या? तीसरी बात जो बची वो समुद्र तल का चढ़ता हुआ स्तर।
समुद्र तल का स्तर गर्मी की वजह से बढ़ रहा है, क्योंकि एक ग्लोबल वार्मिंग का एक बड़ा हिस्सा जो है, जो ऊष्मा का है, वो समुद्र अपने अंदर में समा लेता है। और तो जब वो अगर समाता है तो जी जी जी, बोलिए। तो वो उसका स्तर ऊपर उठता है, और स्तर ऊपर उठेगा तो भारत जैसे देश में जो 3 तरफ से देखिए समुद्र से घिरा हुआ है, हमारी एक बड़ी आबादी जो है, हमारी जनसंख्या का एक बड़ा हिस्सा समुद्र तटों के पास रहता है, चाहे वो उड़ीसा हो, चाहे मुंबई हो, महाराष्ट्र हो, चाहे केरला हो, चाहे कन्याकुमारी तक। एक बड़ा हिस्सा जो हमारे हैं वो इन्हीं समुद्र तटों पे रहता है। और जब समुद्र का स्तर बढ़ेगा, इसका मतलब वो तटीय क्षेत्र छोटे होते जाएंगे, वो आबादी विस्थापित होगी, और विस्थापित होकर कहाँ जाएगी, उसके रहने के लिए क्या होगा। चौथा जो असर हो रहा है ग्लोबल वार्मिंग का और जलवायु परिवर्तन का, वो हमारे उत्पादन पे हो रहा है। इस बार देखिए गेहूं की फसल जो है वो हमारी प्रभावित हुई। गेहूं का उत्पादन जो है वो वर्ल्ड एट्रीब्यूशन रिपोर्ट ने कहा है कि पूरे वर्ल्ड में 10% कम होगा। इसकी वजह से गेहूं के दाम ऊंचे हो गए। और भारत जो यूक्रेन वॉर की वजह से गेहूं आयातित बाहर भेजने वाला था, निर्यात करने वाला था, उसने वो मना कर दिया कि नहीं, अब ऐसे हालात में हम अपनी जनसंख्या का ख्याल रखेंगे और ऐसा नहीं करेंगे। तो यानी ये सब बातें आपको बता ही रही हैं कि किस तेजी से तबाही बढ़ रही है। अब इसमें बचा क्या है? मतलब हम ये कहें कि अगर मतलब ये अलार्मिंग स्टेज है, और अभी भी अगर हम नहीं समझेंगे तो मानव का अस्तित्व संकट में पड़ सकता है, ऐसा हम बोल सकते हैं कुछ वर्षों में। नहीं पढ़ सकता नहीं, ये मतलब 100% तय है। 100% नहीं तो 99% से तय है, अनलेस एंड अनटिल हम कुछ ऐसा ही ना कर दें कि हमारे पास पीने के लिए पानी नहीं रहेगा। अगर सारे ग्लेशियर पिघले जा रहे हैं, आइस फॉर्मेशन हो नहीं रहा है, उनमें बर्फ, ठंडक में बर्फ बनती ही नहीं है और पिघलते जा रहे हैं, तो हमारे पास पानी के स्रोत नहीं बचेंगे। जो समुद्री पानी है वो ना पीने योग्य है ना सिंचाई योग्य, तो हमारे पास ऐसा पानी जो साफ हो वो नहीं बचेगा। हमारे हमारे पास खाने की झारखंड कमी में हो जाएगी, हमारे झारखंड में रहने की कमी हो जाएगी। हाँ, हमारे झारखंड में मैं बोल रही हूँ कि पेयजल की बहुत संकट है। पेयजल का इतना संकट है कि मतलब कुआं भी नहीं है यहाँ पर। चुआ बोलते हैं, एक छोटा सा गड्ढा खोदते हैं और उससे अभी गर्मियों के दिन में मतलब एक एक कटोरा जैसे ऐसे पानी जमा करते हैं ग्रामीण इलाकों में। तो वो सब स्थिति तो दिखती ही है कि लोगों के पास संकट है। तो आज जैसे हम लोग पर्यावरण दिवस पर बात कर रहे थे मैम, आपने इतनी अच्छी जानकारी दी और इसके लिए आपका बहुत धन्यवाद, क्योंकि वीडियो हम लोग छोटा ही रखते हैं, इसलिए फिर भी हम लोग ये मानेंगे कि मैडम आई हमारे साथ और हमें इतनी महत्वपूर्ण जानकारी दी और आम लोगों के समझ आने लायक भाषा में उन्होंने बताया है। तो हम लोग कुछ इसके और ध्यान देंगे और अपना संकट, अपने जीवन पर जो संकट है उसको बचाने के लिए प्रयास करेंगे। और निश्चित तौर पर पर्यावरण दिवस के दिन हमें संकल्प लेना है कि कम से कम वातावरण को शुद्ध करें, पेड़ पौधे लगाएं ताकि हमारा अस्तित्व बचा रहे। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मैं अपनी बात बस इस बात के साथ खत्म करूंगी कि अगर झारखंड में पानी का संकट है तो कृपया आप लोग गड्ढे खोदें और बरसात का पानी जमा करें जितना हो सके। बस मेरी आप लोगों से यही विनती है कि अगर आप जमा करेंगे तो कम से कम आप एक अपनी जीवन शैली में छोटा सा सुधार लाएंगे। धन्यवाद। धन्यवाद। प्रभातखबर.com, विश्वास वही, रफ्तार नहीं।